Learning, you are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to work out the defense of Lucknow. ये अकेली पॉइंट जो थी जो अभी तक मेरे एडिशन में नहीं आई थी फॉर द फर्स्ट ईयर एसएल स्टूडेंट्स। तो इस लास्ट पॉइंट को मैं आपके लेके आया हूँ क्योंकि कल के बाद आपका एग्जाम है, जिस एग्जाम को आपको रूल आउट करना है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट्स कि सर प्लीज डिफेंस ऑफ लखनऊ को आप डालिए। दिस इज वन ऑफ द रियली बिगेस्ट पॉइंट दैट वी हैव सीन, और इसको काउंटर करना थोड़ा मुश्किल वाला है। व्हाट वाज द बेसिक मैसेज एंड हाउ कैन वी रूल आउट? तो पहले क्लियर करते हैं, दिस इज वर्क ऑफ एल्बर्ट टेनिसन। टेनिसन ने रूल आउट किया अपनी कई सारी पोएट्रीज में अलग अलग चीजों को, बट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएट्री द डिफेंस ऑफ लखनऊ, यहां किस चीज को हाईलाइट किया है? यस, एज वी नो दैट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडियन सोसाइटी में इंडियन लोगों को ही क्या कर रही है, डिमोरलाइज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इट इज स्टोरी बेस्ड अपॉन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। Sir, the people those fought the freedom fight was being known as the mutineers। या उनको बोला गया कि उनको कैसे दबाया गया, and they are going to praise the people those were the few, generally the few people of the British army at that point of time, जिन्होंने उस रिवॉल्ट को खत्म किया। अब यहाँ पे हमारी जरूरी है हम कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और कैसे समझ पाते हैं। तो बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम ऑफ योर्स, आई नीड टू वर्क आउट वन थिंग गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग वीडियोस को इजी एक्सेस कर पाएं और उसके बाद सारी डिटेल वर्कआउट कर पाएं। इसके बाद एक पेपर और हमारा, उसके लिए मैं आपके पास डेफिनेटली आऊँगा, और कल याद रखें कल डेफिनेटली मैं आपके पास लाइव आने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बी लाइव फॉर यू गाइस एट शार्प 1, तो आप लोग तैयारी कर लेना दैट आई एम गोइंग टू वर्क आउट द एंटायर कोर्स, really the entire course of English honors SL students by tomorrow sharp at 1। तो अभी यहाँ डिस्कशन करते हैं हम कॉन्सेप्ट की, डिफेंस ऑफ लखनऊ। सो इट्स अ 7 पार्ट पोएट्री ऑफ द टेनिसन। हाँ, टेनिसन इस पोएट्री के 7 पार्ट किए जिनको अभी रूल आउट करना है। इन द फर्स्ट पार्ट ही इन्वॉक्स the flag of England as banner of the Britain, which has flown high not merely for a season but every time when Britishers won the battle। यहाँ पे उसने सिर्फ ब्रिटिश के बैनर या ब्रिटिश के फ्लैग की बात नहीं की, उसने प्राइड ऑफ ब्रिटिश की बात की, जिसको रूल आउट किया गया इवन एट द टफेस्ट टाइम ऑफ 1857 व्हेन दे आर जस्ट इन अ फ्यू नंबर। उसके बाद में उन्होंने उस रिवॉल्ट को वहीं सरपास कर दिया और आगे बढ़ पाए। ऐसा लग रहा था कि एक फेज में कि वो उसे रूल आउट नहीं कर पाएंगे, गन पाउंडर वाला स्कीम था, हम सब जानते हैं कि रिवॉल्ट 1857 क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब उसके 7 पार्ट में उनसे क्या क्या डिफाइन किया। फर्स्ट पार्ट में उसने ब्रिटेन की ग्लोरी को डिफाइन किया, ब्रिटेन के फ्लैग को डिफाइन किया जो प्राइड से लहराता रहा। In the second part, it told about the revolt of 1857 and praises the few soldiers, the few British soldiers fought with the bravery against the mutineers. So who are the mutineers? The Indians who stands for the freedom at that moment. Yes, India can get the independence, could get the independence in 1857 if we were planned on that time, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उसने उन फ्यू ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रेस किया सेकंड स्टैंजा में पूरी तरह से, जिन्होंने उस रिवॉल्ट को वहीं दबा दिया। तो हम जब उस लाइंस को पढ़ते हैं तो वी कैन गो ऑन दैट बियॉन्ड। तो बेसिक मैसेज जो वहां आता है, हियर ही वाज बीइंग प्रेजिंग द सोल्जर्स जिन्होंने उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। एंड देन कम अप टू नेक्स्ट पार्ट। Hey, in the third part, he explained how a big number could not subdue the handful defenders। So a big number, definitely the mutineers are a very big number, तो उनको सरपास करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स कैसे फॉट कर रहे थे और कैसे वुमेन्स एंड किड्स कम along with the soldiers, the British women and British kids can stand or could stand with the people or the British soldiers to fight for their country। तो यहाँ उसने सिर्फ सोल्जर्स को नहीं, वहां पर उनके वुमेन्स और उनके बच्चों को भी हाईलाइट किया, ही डिफाइंड एवरीथिंग। तो इट्स अ ग्लोरी पॉइंट, जैसे अगर हम इसको क्लियर करते हैं, सो इट्स अ ग्लोरी पॉइंट दैट गोइंग टू हाईलाइट ऑल द ट्रेट्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल दैट हैड टेकन प्लेस इन 1857। Then come up to the next phase, the fourth one. In this part, he explained how the number of the defenders, I repeat, defenders were getting less and the mutineers are having grip over the ongoing battle।
तो यहाँ पे सर डिफेंडर्स कम होते जाते हैं, ऑलरेडी नंबर्स में बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ डिफाइन किया गया, जो भी माउंटेनियर्स थे वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते। There's a battle, an army and the gunshot was going on everywhere, anywhere, at every moment, whether it's a day or a night, revolt कहीं ना कहीं चलता जा रहा था। And the people could not stand, the British could not stand in peace at that particular moment. तो वहां उनके journalists, really they had lost their journalists, they had lost the number of people in that battle, but still they do have a great hope that they can regain their post, their things that they are holding on that time. And then come up to the fifth one. Here in this part we mentioned, now here in this part he mentioned about the Indian soldiers, the turning point, the Indian soldiers who fought for the British against their own Indian freedom fighters and defeated them. The reason for the failure of 1857 revolt पूरी तरह टेनिसन ने इस पोएट्री में क्लियर किया ना फिफ्थ स्टेंजा, जहां उसने हाईलाइट कर दिया that how the Indian soldiers who stand with the Britishers at that time, तो उसने यहां उनको प्रेज किया, उनको एडमायर किया, that they were honest towards their duties, they performed their duty in a very well manner, they stand with Britishers and killed all the Indian fighters, all those Indian freedom fighters at that point of time. And then we are having and need to come on the next part, that is the part where the Tennyson admires the British soldiers and mention how the five soldiers fought with the strength of 50, means 10 times of their capacity. This tells about the calibers, the capacity and the bravery of the British soldiers. तो सर यहाँ उसने, अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक अभी देखते ना, हर पार्ट में उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को एडमायर किया, ब्रिटिश सोल्जर्स को एडमायर किया। The Tennyson defined each and every point that was required to mention. So from the first part to the sixth part, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स को एडमायर कर रहा है, और कहीं ना कहीं म्यूटिनियर्स को उसने फ्रीडम फाइटर का नाम दिया। He had given the name of the mutineers to the freedom fighters. And then we come to the very last. The last part of the poetry describes the defeat of mutineers and the victory of the Britishers. हाँ, फ्लैग, ब्रिटेन फ्लैग दोबारा से वहाँ पे आया, स्टैंड किया, क्या चेंजेस आए वो हमें रूल करने थे। And then here we have the fight lasted 87 days. Though the British in the beginning think or anticipated the war will just go on 20 to 15 days. But it took 87 days. तो सर अगर हमें डिफेंस और लखनऊ को समझना है तो हमें कई चीज़ों को क्लियर करना होगा कि ये बैटल कब हुआ, इसके चेंजेस क्या थे, किन चीज़ों को समझना जरूरी है, एंड हाउ द पीपल आर बीइंग एक्नॉलेजिंग दिस फाइट. And the people on the ages really remember this war as one of the greatest battles that have been fought by the British people, with a few handed soldiers on their hand, and really fight with the lots of people. Those are known as the British Indian really freedom fighters. तो पोइट्री में हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, किन चीज़ों को समझना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें हाईलाइट करनी, ये ध्यान रखेंगे. अब जब आप इस पोइट्री को पढ़ेंगे तो पहले क्लियर कर लेना करना क्या है. सबसे पहले तो आप इस पोइट्री को पूरा रीड आउट करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे. वीडियो देखने के बाद आप इमीडिएटली अपनी बुक्स जो आपके पास हैं, दोज आर बुक्स यू हैव गाइस, उन बुक्स में दो चीज़ होंगी, एक समरी दी होगी, एक प्लॉट दिया होगा, और एक दिया होगा एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गो टू क्रिटिकल एनालिसिस में जाएंगे. सबसे पहले आप क्रिटिकल एनालिसिस को पूरा रीड करेंगे. जब आप उस पूरी क्रिटिकल एनालिसिस को रीड करेंगे तो प्लीज हैव अ हाइलाइटर और पेन अलॉन्ग विद यू, कि जब आपको जिस वर्ड का मीनिंग क्लियर ना, आप उसको प्लीज हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें ताकि आप उसको समझ पाए. आफ्टर रीडिंग ऑल दैट, गो टू टेस्ट पे जाएंगे. आई रिपीट, टेस्ट, समरी नहीं बोली मैंने आपको बोला टेस्ट को रीड करेंगे, पोइट्री के टेस्ट को. पोइट्री का कंप्लीट टेस्ट पढ़ने के बाद आप यहां से वन बाय वन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हर पैराग्राफ में क्या हुआ उसको उससे मैच करेंगे, तो आपकी रिमेम्बरेंस जनरली आपको वर्ड्स को क्लियर करने में हेल्प हो जाएगी और आप पोइट्री को बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे. एंड देन एट द लास्ट, ट्राई टू वर्क आउट द बैक क्वेश्चन दोज वर बीन गिवन इन योर बुक्स. जो भी बुक्स आपके पास हैं उसमें कुछ बैक क्वेश्चन दिए होंगे, जनरली दिए होंगे, आप उन क्वेश्चंस को रूल आउट करें.
ट्राई टू रूल आउट दैट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फाइनल टर्म्स की कि हमें सर पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या करना है। तो गाइस प्लीज स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक क्लियर करें, 4 नॉवल हैं आपके जिनको आपको करना है, वो चारों को करने के बाद आप पोएट्रीज को लोड करें एंड देन द बैकग्राउंड रीडिंग। मैंने बैकग्राउंड रीडिंग की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप प्लीज उन क्वेश्चन को जो मैंने बैकग्राउंड रीडिंग में मेंशन किए उनको जरूर करें। यू गाइस मस्ट डू ऑल दैट क्वेश्चंस। आफ्टर डूइंग दैट क्वेश्चंस आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे दैट आई एम एबल टू राइट डाउन। ओपन बुक वर्कआउट कर सकते हैं आप, बुक खोलिए, अपने आप आंसर लिखना शुरू कीजिए, जहां भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है यू कैन रेफर द बुक एंड देन राइट डाउन द आंसर 1 or 2 टाइम्स, आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपको पता जाएगा कैसे करना है। एंड देन वन मोर थिंग, द लास्ट गाइस, ट्राई टू सॉल्व द एंटायर पेपर, मे बी द प्रीवियस पेपर और मे बी द लास्ट ईयर पेपर जो आपके पास गलती से हों। नहीं है तो आपके पास बुक्स होंगे, उन बुक्स में लास्ट ईयर पेपर्स होंगे एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यू रियली मस्ट गेट द 10 years, वहां से वो लेके उनको लोड करना शुरू करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस एंड आई रियली विश कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। कल ना भूलें, कल पूरे 1 बजे लाइव आप लोगों के साथ आपके पूरे पेपर की डिस्कशन में मिल रहे हैं। बाय गाइस।